डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपसे एक थोड़ा निवेदन है कि रात को बहुत सारे फोन भी आए थे कि सर एक तो स्पीड से अंग्रेजी बोलते लेकिन हिंदी तो धीरे से एक बोले, कम से कम हिंदी थोड़ा यूज बराबर करे या ज्यादा करे, थोड़ा एक निवेदन है। हाँ, नहीं हिंदी भी दोनों साथ ही यूज किए मैंने। हाँ, और आपको इस बात की जानकारी होकर के खुशी होगी, जैसा कि मैंने कहा कल 1800 2000 थे, अभी 2800 हो गए, आज 4 और 5000 लोग जुड़ेंगे। जी 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 डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, और आपको मतलब सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात होगी, लेकिन आप सीनियर प्रोफेसर की है और उसी लिहाजे से छात्र आपको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। सर नमस्कार। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका सर कल का लेक्चर बहुत अच्छा था। आज हम स्टार्ट करते हैं सर। तो सर आज हमारे साथ ज्ञानदूत कार्यक्रम के सेकंड डे में फर्स्ट सेशन है, जिसमें प्रोफेसर अनिल कुमार कौशिक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर का टॉपिक आज है प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करने की क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में सर हमें अवगत कराएंगे। थैंक यू सर। सर आप स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, I will complete the topic of yesterday, okay? Then I will proceed. There cannot be a shortcut, okay? I will start, okay? जी सर, जी। Okay. सर माइक अनम्यूट कीजिए सर। Good morning. You are listening to my voice? Yes, sir. Okay. The principal sahab of the government college and the coordinator, I want to submit one thing, that this is the government law college. Bikaner is the oldest one. That is, it started I think in 1946. 1946 से जो है law department established है, and it is a matter of proud that Professor K.B. Agarwal, who is still alive, guided us. He was the first PG law head of the department. And then I remember Professor K.K. Kochar and S.K. Rawal Sahab. Naman to all these authorities, I start my topic. Yesterday we have discussed about the President of India. One thing I want to submit to you, all of you, that there is no shortcut for the success. There is no shortcut in law, at least. I do not want to interfere in other subjects. अन्य विषयों के बारे में नहीं कह सकता, परंतु अपने विषय के बारे में कहूंगा कि मैं जो है आपको कुछ निवेदन करना चाहूंगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंप्लीट करेंगे, then we will come to the amendment of the constitution. We have examined the provisions of Article 53, 54, 55, etc., 57, 58, 61, that is relating to the election of the president and the impeachment. हमने जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन, महाभियोग, उसकी योग्यता आदि से संबंधित प्रावधानों को देखा, और ये भी देखा that he has vast powers to make all the executive appointments, all the commissions are, all the heads of the commission are appointed by the President of India. सभी जो commissions हैं उनके head भी उनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस तरह की चर्चा हमने कर ली. Now come to three powers. Only three powers we will discuss, although there are vast powers of the President of India. प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति की बहुत ही विस्तृत शक्तियां हैं, पर कुछ शक्तियों का उल्लेख जो परीक्षा की दृष्टि से भी हमें पढ़ना है, तो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो. और इमरजेंसी पावर्स को वी विल डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ इमरजेंसी. इफ आई विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टीच द इमरजेंसी प्रोविजन, देन आई विल डिस्कस दैट.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द पावर ऑफ पार्डनिंग। हिंदी में भी साथ साथ बता रहा हूं कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, भारत के राष्ट्रपति किन मामलों में क्षमादान दे सकते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एक्सरसाइज दिस पावर अंडर आर्टिकल 72 in relating to the if an offense is committed against the union laws, संघ विधियों के विरुद्ध अपराध किए जाने पर वे क्षमादान दे सकते हैं। इन ऑल केसेज ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, मृत्यु दंडादेश के सभी मामलों में वे क्षमादान दे सकते हैं। इफ ए पनिशमेंट और सेंटेंस इज पास्ड बाय कोर्ट मार्शल, यदि सेना न्यायालय के द्वारा कोर्ट मार्शल में किसी को कोई दंडादेश दिया गया है तो उसमें भी क्षमादान देने की शक्ति है। Students, I am intervening. I am telling you a fact that you should expertise in English as well as Hindi. Although we do not claim to be expert in Hindi, either in the Hindi or English. हम कोई claim नहीं करते कि हम हिंदी या इंग्लिश में कोई experts हैं, पर I say you, मैं आपको कहता हूं जो हिंदी मीडियम के हैं, कुछ इंग्लिश भी पढ़े, because you have to compete, you have to fight the competition. You have to be a lawyer है। हम सोचते हैं कि आप भी ऐसे लॉयर हों जिनका नाम ले। हम पालखी वाला की चर्चा हम कल अवश्य करेंगे अपने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। किस तरह से पालखी वाला जो है यूएसए में एम्बेसडरशिप छोड़कर आके यहाँ चैलेंज किया। तो हमारी इच्छा है कि आप उस स्टेटस पे पहुंचे तो आपको हिंदी, इंग्लिश और अन्य लैंग्वेज भी अगर पढ़ सके तो उस पर भी कमांड हो। I was discussing the pardoning power. It can be exercised in 3 cases. I have narrated कि यदि संघ विधियों के विरुद्ध कोई अपराध कारित किया जाए या सभी मामले मृत्यु दंडादेश से संबंधित कोई मामला है, सेना न्यायालय के द्वारा कोई ट्रायल करके विचारण करके दंडादेश पारित किया गया है, कोर्ट मार्शल जिसको हम कहते हैं, उसमें भी ये क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। व्हाट इज पार्डनिंग पावर? इट इज ए पावर ऑफ ग्रेस, एक अनुग्रह की शक्ति है। इट इज ए पावर गिवन टू द सोवरेन, संप्रभु को दी गई शक्ति है जिसके अंदर वे किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमादान दे सकते हैं। क्षमादान से क्या तात्पर्य? इट एब्सोल्व्स द लायबिलिटी, इट एब्सोल्व्स द सेंटेंस पास्ड बाय द कोर्ट। न्यायालय के द्वारा दिए गए दंडादेश से ऐसा व्यक्ति दोष मुक्त हो जाता है। ही इज ट्रीटेड टू बी इनोसेंट, और उसको ये माना जाएगा कि वे निर्दोष हैं। इस तरह की क्षमादान की शक्ति है। इट सेट असाइड द पनिशमेंट एंड सेंटेंस, दंडादेश को जो है अपास्त किया जाता है इसके द्वारा। इट इज एन एक्ट ऑफ ग्रेस एंड ह्यूमैनिटी इन एप्रोप्रिएट, इट इज एन एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी आल्सो। इन एप्रोप्रिएट केसेस इट शुड बी एक्सरसाइज्ड, इट शुड बी एक्सरसाइज्ड ऑन रेलेवेंट कंसीडरेशंस। हम देखेंगे केसेस में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस शक्ति का प्रयोग सुसंगत आधारों पर किया जाए, असंगत आधारों पर नहीं किया जाए। Sir, I am in class. Okay, sir. It is an act of grace and humanity we have discussed. It is an act of justice. Our purpose is to impart justice. The executive is also involved in imparting justice. Executive का भी ये कार्य है कि वह न्याय करे। सभी न्यायालयों से ऊपर एग्जीक्यूटिव को यह पावर दी गई है। इट कैन सेट असाइड द जजमेंट ऑफ इवन द एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट के जो है निर्णय को भी अपास्त किया जा सकता है। द पावर में बी यूज्ड बाय रेप्रीव, दैट इज हिंदी में उसको कहेंगे प्रेविलंबन, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ ए सेंटेंस ऑन सम ग्राउंड। टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ ए पनिशमेंट, किसी दंडादेश को अस्थायी रूप से निलंबित कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ ए वीमेन इज प्रेग्नेंट, इट इज सस्पेंडेड टिल डिलीवरी ऑफ द वीमेन। कि यदि कोई वीमेन
डिलीवरी होने वाली है तो डिलीवरी तक इसको पोस्टपोन कर दिया जाता है, इसको अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज रेस्पाइट, पोस्टपोनमेंट टू द फ्यूचर ऑफ ए सेंटेंस। इस सेंटेंस इज पोस्टपोन, उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है, उसको हिंदी में कहा जाता है विराम कर दिया जाता है। सपोज ए मर्सी पिटीशन इज पेंडिंग बिफोर द गवर्नर और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यदि कोई मर्सी पिटीशन, इसको देखिए एक और पावर कहते हैं क्लीमेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ और द गवर्नर। यदि कोई दया याचिका भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के सामने लंबित है, तो जब तक वह लंबित रहे तब तक जो है उस सेंटेंस को, उस दंडादेश को पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं रेस्पाइट। द कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस, दैट इज ए सेंटेंस इज चेंज टू अनदर सेंटेंस, एक्सचेंज ऑफ वन सेंटेंस फॉर अनदर। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदल देना। द करेक्टर में भी चेंज, उसकी प्रकृति भी बदली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, डेथ सेंटेंस, सेंटेंस ऑफ डेथ इज चेंज्ड इनटू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। कि यदि मृत्यु दंडादेश को आजन्म कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है तो वी से इट इज कम्यूटेशन और लघुकरण, कि यह दंड का लघुकरण कर दिया गया है, तो दंड के लघुकरण का भी उनको शक्ति प्राप्त है। नाउ कम टू द रेमिशन, रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर। जो दंड की मात्रा है उसको कम कर देना, उसको जो है रिडक्शन, उसको उसमें कटौती कर देना, कम कर देना। फॉर एग्जाम्पल, a person was awarded a sentence for 1 year, it is converted to 6 months. We may say that it is remission, परिहार है। इसमें दंड की प्रकृति का परिवर्तन नहीं होता। तो in simple words you may say that the governor or the president of India may postpone the execution of a death sentence, कि उन्हें यह शक्ति प्राप्त है कि वे मृत्यु दंडादेश का जो दंडादेश है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। He may suspend any type of sentence, he may pardon, he may declare a person as innocent. Now what is the judicial decisions about it? There are various decisions. We discuss only one or two only for the purpose of the shortage of time. देखिए, one case that is the you will study in the IPC, KM Nanavati versus State of Bombay, 1961 Supreme Court. KM Nanavati का जो मामला है, KM Nanavati बनाम बम्बई राज्य, 19 ऑल इंडिया रिपोर्टर, इसकी हिंदी तो नहीं बता पाऊंगा, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1961 सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये देखिए, the facts you will study in the IPC. I start with that the Bombay High Court awarded him the imprisonment for the life. बम्बई उच्च न्यायालय ने उसे आजन्म कारावास का दंडादेश दिया। Then he filed an appeal to the Supreme Court, that is the special leave petition was filed in the Supreme Court. उच्चतम न्यायालय में उसने एक विशेष याचिका, स्पेशल लीव टू अपील याचिका दायर की, तथा he also applied to the governor, presented a petition before the governor to pardon him. उन्होंने गवर्नर को भी एक आवेदन, मर्सी पिटीशन दिया। On the one side an appeal pending in the Supreme Court, on the other side a mercy petition was presented, and the governor passed the order to suspend the sentence. जब उच्चतम न्यायालय में उसकी विशेष अनुमति याचिका, विशेष अनुमति आवेदन जो है पेंडिंग था, उसी समय गवर्नर को जो मर्सी पिटीशन दी गई थी, गवर्नर ने उस मर्सी पिटीशन पर आदेश जारी करते हुए उस सेंटेंस को, मृत्यु, उस आजन्म कारावास के दंडादेश को निलंबित कर दिया। Then the question arose whether
and he directed. देखिए एक और बात कि वे के.एम. नानावती नेवल कस्टडी में थे, नेवी की कस्टडी में थे, तथा उनको नेवी की कस्टडी में गवर्नर ने आदेश दिया कि वे नेवी की कस्टडी में रहेंगे, नेवी की अभिरक्षा में तब तक रहेंगे जब तक कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा उनकी विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण नहीं हो जाता. टिल द डिस्पोजल ऑफ द पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट he shall remain in the naval custody. This order was issued by the governor. The question arose whether the governor could issue such order or the accused K.M. Nanavati should surrender for the warrant issued by the court. क्या न्यायालय के द्वारा जो वारंट जारी किया गया है, जब इस तरह की अपील दायर की गई हो तो न्यायालय उसे ऐसे व्यक्ति को कस्टडी में भेज देते हैं कि टिल द डिस्पोजल ऑफ द अपील ही शैल रिमेन इन द जुडिशियल कस्टडी. देन द सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट व्हेन एन अपील इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट द गवर्नर कैन नॉट पास एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन. इट वुड बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 145. 145 में सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने की पावर है. सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन होगा यदि गवर्नर, यदि राज्यपाल ऐसी शक्ति का प्रयोग विशेष अनुमति याचिका के लंबित रहने के दौरान करेंगे, तो इससे जो है वायलेशन ऑफ द रूल्स मेड अंडर आर्टिकल 145. 145 में उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन होगा. इसलिए वे ऐसा सस्पेंशन का ऑर्डर नहीं पारित कर सकते. पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कह दी, द पावर ऑफ पार्डन कैन बी एक्सरसाइज, द फुल पार्डन मे बी ग्रांटेड इवन द पिटीशन इज पेंडिंग. कैसी पिटीशन पेंडिंग होते हुए भी वे अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं. कौन सा? फुल पार्डन, पूर्णतया क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु निलंबन की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते. नाउ कम टू द नेक्स्ट केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1989 का केस है. द फर्स्ट क्वेश्चन अरोज whether the accused can claim a personal hearing, a representation to be presented by some person and giving him personal hearing. यह प्रश्न उठा कि क्या अभियुक्त का रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि अभियुक्त कस्टडी में, वो पर्सनल हियरिंग थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज द पर्सनल हियरिंग ऑफ द अक्यूज्ड. क्या अभियुक्त को व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार है मर्सी पिटीशन में? द सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट इट इज द आउटलुक ऑफ द प्रेसिडेंट. नो वन कैन क्लेम ए पर्सनल हियरिंग इन सच केस. ऐसे मामले में कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत सुनवाई के लिए इंसिस्ट नहीं कर सकता. ओरल हियरिंग बिफोर द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट. इस तरह का क्लेम नहीं किया जा सकता. प्रेसिडेंट, वन क्वेश्चन आल्सो अरोज whether the president said we cannot go in the merits of the case. The Supreme Court pointed out that the president can examine the merits of the case. कि भारत के राष्ट्रपति मामले के गुणावगुण पर भी जो है इसको एग्जामिन कर, परीक्षण कर सकते हैं, मामले के गुणावगुण का परीक्षण कर सकते हैं. ये भी इस मामले में कहा गया. नाउ कम टू द न्यू केस, Ipuru case, that is against the government of Andhra Pradesh. Ipuru Sudhakar versus state of AP. That is the case of 2006. What were the facts of the case? That a Congress worker committed the murder of, that was a political murder. Congress worker committed murder of a worker of TDP, तेलुगु देशम पार्टी के किसी कार्यकर्ता की हत्या कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता द्वारा कर दी गई. And he was awarded sentence of death even by the High Court. उच्च न्यायालय के द्वारा भी उसे जो है मृत्यु दंडादेश का आदेश दिया गया. The governor exercised his power. The Supreme Court pointed out that this power cannot
cannot be exercised on the political consideration. It cannot be exercised on the ground of caste or religion कि भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल ऐसी शक्ति का प्रयोग राजनीतिक कंसिडरेशंस के आधार पर नहीं कर सकते. वन थिंग, इट जाति या धर्म के आधार पर भी ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता. एंड द सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन सच केसेस. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जुडिशियल रिव्यू की पावर के ग्राउंड्स भी बताए. दैट द पावर ऑफ द पार्डन exercised by the governor or the president is subjected to certain limitations. It should not be accepted. It can be challenged on the ground it has been exercised well finally. One of the ground it has been exercised arbitrarily. कि इसे जो है arbitrarily यूज किया गया है, जिसको कहते हैं मनमाने रूप से यूज किया गया है, या इसे सद्भाव पूर्वक प्रयोग नहीं किया गया है, इसे जो है असद्भाव मेलाफाइड दुर्भावना से इसका प्रयोग किया गया है. The relevant material has not been considered. कि सुसंगत जो मटेरियल है, सामग्री है, उस पर विचार नहीं किया गया. And the exercise of the power is based on irrelevant material. असंगत सामग्री के आधार पर इस शक्ति का प्रयोग किया गया है. तो सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरवीन. सुप्रीम कोर्ट कैन सेट असाइड द ऑर्डर्स पास्ड बाय द गवर्नर और द president of India. We have discussed, completed. Now come to the second power and the third power. Then we have to discuss the. I will take something 15 or 20 minutes. I will complete it. Then the power to assent to the bills. As you know, all of you know, what is parliament? It is stated in Article 79, I think. The parliament consists of three parts, that is the President of India, Council of States, and the Lok Sabha, that is the people's representatives. लोक सभा, राज्य सभा में भारत के राष्ट्रपति से इसका गठन होता है. So we come to the Article 111, assent to the bills. When a bill is passed by both the houses of the parliament, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाता है, it is presented for the assent of the President of India. तब ये भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है. The President of India may either assent to the bill or may declare the withhold of the assent. भारत के राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि वे ऐसे बिल को अनुमति देते हैं, ऐसे बिल का अनुमति देते हैं, अथवा अपनी जो कंसेंट है, अपनी सहमति को विड्रॉ करते हैं, विदहोल्ड करते हैं, वे अपनी सहमति नहीं देते हैं. He has to take such a decision as soon as possible. As soon as such bills should be returned to the houses. ऐसा बिल जो है जहां तक हो सके यथासंभव इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाकर इसको वे लौटा भी सकते हैं. And he may request the houses to reconsider the specific provisions or whole of the bill. वे संपूर्ण विधेयक या उसके किन्हीं प्रावधानों पर पुनर्विचार के लिए भी इसे सदनों को भेज सकते हैं. And then it is the duty of the houses to reconsider it. तब इस पर पुनर्विचार करके इसे उसी रूप में या मॉडिफाइड रूप में लौटाया जा सकेगा. तब भारत के राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे. After reconsideration, if it is presented to the president will assent to it. भारत के राष्ट्रपति तब उस पर जो अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे. I remember an incident of 1989 में जो है भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने रिटर्न द बिल, द पोस्टल बिल, बट ही अडॉप्टेड ए डिफरेंट कोर्स. परंतु उन्होंने एक डिफरेंट कोर्स अपनाया. इतनी हिंदी इंग्लिश तो आप समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है.
कि कोई कठिन इंग्लिश तो भाई मैं भी नहीं जानता हूँ. He adopted a different course. He returned the bill not to the houses under Article 111. He returned the bill for reconsideration of the cabinet. उन्होंने ऐसे बिल को कैबिनेट को लौटा दिया. And the bill was not, the postal bill was not reconsidered and presented to the president. इस तरह से फाल हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि कैबिनेट ने दोबारा जो है प्रेसिडेंट को उसको प्रस्तुत नहीं किया. It is the one of the power to assent the bill. Okay, 111. Now come to the power of the president to promulgate the ordinance. Ordinance जारी करने की power 123 में. It is also asked in the paper, so I am telling you. And for the competitive examination also important. When the two, I am coming to the direct to the not taking the background. When the two houses of parliament are not in session, जब सदन संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं हो, तो भारत के राष्ट्रपति ही कैन इश्यू एन ऑर्डिनेंस. भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं. अध्यादेश का क्या प्रभाव होता है? सिमिलर टू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. इसका वही प्रभाव होगा, वही ऑपरेशन होगा, वही प्रवर्तन होगा जो कि संसद के एक अधिनियम का होता है. तो इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव कब तक होगा? देखिए एक बात और, इफ वन हाउस इज इन सेशन, यदि एक सदन सत्र में है, द ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी इश्यूड बिकॉज ऑल ऑफ यू नो फॉर मेकिंग द लॉ बोथ द कंसेंट ऑफ बोथ हाउसेज इज रिक्वायर्ड. अगर एक सदन भी सत्र में है तो ऐसा ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी किया जा सकता है. ऐसे अध्यादेश का प्रभाव होगा, it shall cease to have effect after 6 weeks of the reassemble of the parliament. संसद के दोनों सदनों के रीअसेंबल होने पर, पुनर्बैठक होने के 6 सप्ताह के बाद इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है. It can be withdrawn earlier. इसको इससे पूर्व भी जो है विड्रॉ किया जा सकता है. It can be the parliament may drop it. पार्लियामेंट जो है इसको कभी भी जो है इसको अस्वीकार करने की पार्लियामेंट को पावर है. एंड द प्रेसिडेंट में आल्सो विड्रॉ इट. भारत के राष्ट्रपति भी इसको जो है पुनः वापस ले सकते हैं. तो अब ये प्रश्न उठेगा कि रीअसेंबल की कौन सी डेट मानी जाएगी? मान लीजिए दोनों सदन अलग अलग दिनांकों पर रीअसेंबल होते हैं, उनकी पुनर्बैठक होती है, तो बाद वाली दिनांक से 6 सप्ताह गिना जाएगा. द 6 weeks shall be counted by the later date. कि जो है जो सदन बाद में सत्र में आया उसकी दिनांक से 6 सप्ताह गिने जाएंगे. दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डिनेंस. इट इज ए शॉर्टकट है ना, संक्षेप में ब्रीफली आई हैव डिस्कस all the 3 powers. Now come to the most important part, that is the constitutional or legal position of the president. I will narrate 3 cases. The first case is Ram Javaya Kapoor, 1955. The second one is UN Rao versus Srimati Indira Gandhi, 1971 Supreme Court. And the last one is Shamsher Singh versus State of Punjab, 1974 Supreme Court. What is the gist of all the cases? सभी cases का gist एक साथ I will tell you. ये 3 cases के द्वारा हम इसकी पोजीशन को देख रहे हैं. The first of all, the question arose, what is the difference whether the president of India is similar to the president of the USA or similar to the king of UK. तो कहा गया कि हमारे भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के राजा की भांति है, यूएसए के राष्ट्रपति की भांति नहीं है, जिसमें कि रियल पावर आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए. इट इज pointed out in the Ram Javaya Kapoor case, Ram Javaya 1955 Supreme Court case, that he is a nominal head of the state. कि वे जो है राज्य के नाम मात्र प्रधान है. He is not the real
Real power is vested in the Council of Ministers. He is the nominal or formal head of the executive. वे कार्यपालिका के नाम मात्र प्रधान है. Real power is vested in the Council of Ministers. मंत्री परिषद में वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में निहित है. We say that he represents the nation, but no, he does not rule the nation. वे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे राष्ट्र पर शासन नहीं करते. He is not the real head of the executive. वे कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान नहीं है. He is a nominal head. वे नाम मात्र के प्रधान हैं, वे औपचारिक प्रधान हैं. Actually, we say that we have adopted the parliamentary form of government. हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है. In this system, in parliamentary system, the Council of Ministers control the council of the real power of the executive is vested in the Council of Ministers, who have the majority in the house. वास्तविक शक्तियां ऐसी मंत्री परिषद में निहित है जो कि सदन में अपना बहुमत रखती है, पूर्ण बहुमत रखती है. It was stated in G.N. Rao case, I think. It controls the executive and the legislative activities. Okay, now come to the actually the basis of this is article. If we read article 53, 74 and clause 3 of 75, it is clear. In 53, it has been said that the executive power shall be vested in the President of India, who shall exercise this power according to the provisions of the Constitution. अनुच्छेद 53 में कहा गया है, हिंदी में लीजिए, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका वह प्रयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार करेगा. तो संविधान के प्रावधान क्या कहते हैं? आर्टिकल 74 states that there shall be council of ministers to aid and advise the president of India. 74 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को मंत्रणा व सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी. And the president shall act according to the advice of the council of ministers. वे मंत्री परिषद की मंत्रणा के अनुसार कार्य करेंगे. 42nd amendment में तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि that he is bound by the aid and advice of the council of ministers. But by 44th amendment act, it has been provided that he may require to reconsider any एडवाइस कि भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद को कोई भी जो है मंत्रणा जो दी गई है उस पर पुनर्विचार के लिए भी कह सकते हैं, तो वैसा पुनर्विचार करेगी. इन क्लोज 75, in clause 3 of 75, it has been said that the Lok Sabha is responsible before that the Council of Ministers is responsible before the House of Representatives. लोक सभा के प्रति उत्तरदायी, मंत्री परिषद लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी. There is no provision in the Constitution which makes the President responsible before the Lok Sabha. संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कि भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाता हो. लोकसभा के प्रति यदि कोई उत्तरदायी है तो वह है संघ मंत्री परिषद. इसलिए मंत्री परिषद को so the real power should vest in the council of ministers. जब हम ये कहते हैं कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, जैसा कि क्लोज 375 में कहा गया है, तो वास्तव में निर्णय लेने की शक्ति निहित होनी चाहिए. एक बात हो, even if the parliament is dissolved, there is council of ministers to aid and advise the president of India. कि संसद के भंग होने पर भी मंत्री परिषद बनी रहती है और उसकी सहायता व मंत्रणा से ही भारत के राष्ट्रपति कार्य करेंगे. तो इन तीन केसेस के द्वारा आपको स्पष्ट हो गया है कि भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है. He is the constitutional head.
he is the formal head. The real power vests in the Council of Ministers, which forms the policies. जो जितना भी नीति निर्धारण जो है वह मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है, और मंत्री परिषद ही लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यदि उन्हें वास्तव में निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी तो उन्हें किस प्रकार से उत्तरदायी माना जाता है? दे आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल। एक और बात, ऐसा दायित्व कैसा है? सामूहिक उत्तरदायित्व है। वे एक साथ उदय होगा, एक साथ गिरेंगे। One of the cabinet or the council of ministers, one of the member can't say that I was not agree to the decision, कि मैं इस बात से सहमत नहीं था। इस तरह का अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कोई निर्णय हो गया है तो उसके लिए कोई मंत्री बाद में ऐसा नहीं कह सकता। इफ ही सेज सो ही शुड रिजाइन। अगर वह ऐसा कहता है तो उसे रिजाइन देना होगा। इट इज द कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। It is the doctrine of collective responsibility. Thus, now I have completed all the topic of the President of India, and the students are requested to send to the proper channel the questions if you have some questions. And one thing more, the last thing I am telling you, the coordinator Saab and the principal Saab. In Samsher Singh case, one question arose. The appointment of judicial officers to the subordinate judiciary, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का प्रश्न था। So there is, the word is, wherever the word satisfaction of the president or governor is given, जहां कहीं भी एक शब्द का प्रयोग होता है, आप सब उसको जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल का समाधान, that is the satisfaction. The Supreme Court explained that the satisfaction is not personal satisfaction. कि ऐसे जहां भी राज्यपाल या राष्ट्रपति के संतुष्टि की बात कही गई है, ऐसी संतुष्टि व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है। It is the satisfaction in the constitutional sense. ऐसा satisfaction का तात्पर्य है संवैधानिक satisfaction, not the personal satisfaction, and that satisfaction depends on the aid and advice of the Council of Ministers. Thank you so much, the coordinator and the principal Saab. I have completed, briefly completed my topic. Okay, the questions through the channel are invited. Okay, we have more time. या समाप्त हो गया समय है तो बताइए। सर आप कंटिन्यू करिए। एसके सैनी सर का नेटवर्क का इशू आ रहा है सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर प्लीज। आप I have concluded the topic relating to the President of India. President of India का हमने टॉपिक पूरा कर लिया है। Constitutional position, the election, etc., the impeachment and the powers we have discussed. We are not discussing the powers, the emergency powers. Okay. Now the second topic allotted to me or opted by me is the amendment of the Constitution. भारत के संविधान में संशोधन। There are two things: power to amend the Constitution, and the another is the procedure to amend the Constitution. And there is also a question of relation between Article 13, Clause 2 and 368. What is the procedure to amend the Constitution? भारत के संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है? The procedure is prescribed in Article 368. 368 में ऐसी प्रोसीजर या प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। The procedure is that a bill amending the Constitution, संविधान संशोधन का कोई भी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए। The first requirement is that an amendment, that a bill proposing the amendment in the Constitution should be passed by both the houses, and then it is presented to the assent of the President, और तब ये ऐसा बिल जो है
प्रेसिडेंट की असेंट के लिए प्रस्तुत किया जाता है। देयर आर 3 प्रोसीजर्स फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के प्रावधानों को संशोधन की दृष्टि से 3 प्रकार बताए जा सकते हैं, 3 भागों में बांटा जा सकता है। द फर्स्ट इज द सिंपल मेजोरिटी। सामान्य बहुमत के द्वारा कुछ प्रावधानों को अमेंड किया जा सकता है संविधान के। तो सिंपल अमेंडमेंट, सिंपल मेजोरिटी मीन्स 1/2 + 150% 1 के द्वारा ऐसे अमेंडमेंट को पास किया जा सकेगा। दैट इज द वी हैव डिस्कस्ड व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस देन इट इज प्रेजेंटेड टू द अदर हाउस, कि दोनों सदनों के द्वारा पारित हो, दोनों सदनों के द्वारा, लोकसभा के द्वारा पारित हो, राज्यसभा के द्वारा पारित हो। और सिंपल मेजोरिटी सामान्य बहुमत से कुछ प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 4 दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट, कि यदि किसी नए राज्य का निर्माण किया जाना है, if the bill proposes some alteration of boundaries, है ना, कोई बाउंड्रीज का प्रश्न हो और 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना हो, इस तरह का कोई भी संशोधन हो तो आर्टिकल 4 को इस तरह का संशोधन हो तो सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। सिमिलरली आर्टिकल 169 that is the creation of upper chamber in a state, the abolition of upper chamber in a state, कि किसी विधानमंडल के उच्च सदन का सृजन किया जाना है। जैसे हमारे राजस्थान में भी रिक्वेस्ट चल रही है कि उच्च सदन का सृजन किया जाए या उच्च सदन को एबोलिश करना है, समाप्त करना है 169 में। इसी तरह से सेंट्रल एरियाज हैं कुछ, उनके बारे में कोई संशोधन करना है। केंद्र जो है सेंट्रल एरियाज हैं, तो ऐसे एरियाज में अमेंडमेंट के लिए भी सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता है। Then the other provisions of the Constitution are amended by a special majority. What is meant by special majority? That is the majority of the total membership of the House and 2/3 majority of the present and voting. इसका तात्पर्य है कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत के द्वारा पारित किया जाए, दोनों सदनों के द्वारा पृथक पृथक से पारित किया जाए। मैं अभी मैं क्लास में हूँ, क्लास के बाद अभी ठीक। तो देखिए ऐसी मेजोरिटी के बारे में वी टेक वन एग्जांपल। Suppose there are 500 members. There are 500 members in the Lok Sabha. कुल जो है 500 सदस्य हैं। On one day, 300 members were present, and the 2/3 majority was required. That is, I think 200. 300 members were present. Oh, okay, Dr. Saab, you are starting. Coordinator, Dr. S.K. Sunny has appeared. Whether he is starting? Yes, sir. Okay. Then, okay, I will discuss the matter in tomorrow. Tomorrow I will discuss it completely. Okay, thank you so much. Thank you, sir. थैंक यू सो मच। कल हम कंटिन्यू रखेंगे सर। आज अब हमारे बीच डे सेकंड सेशन में डॉक्टर S.K. सैनी सर उपस्थित हैं। सर आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 पे लेक्चर देंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कैन आई स्टार्ट? जी सर। Okay. First of all, I again congratulate to entire GLC Bikaner team to organize such a nice
program in the wide interest of students in such a pandemic. Thank you so much, entire team. And now the time has come to start the topic. Tomorrow we will discuss on the nature of Indian Constitution. There are huge response of students as well faculties. So I'm thankful to all of you. And now I'm going to start the given topic by Team GLC to me. आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19, जो कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्रोवाइड करवाता है। थोड़ा सा अगर हम देखें इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट तो हम पाएंगे कि हमारे संविधान वेताओं ने जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था उस समय उनके मन में एक बहुत जबरदस्त प्रकार की अवधारणाएं थी, और वो ये थी कि भारत की जनता 15 अगस्त 1947 से पूर्व वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रही। उनके साथ पशुवत व्यवहार किया जाता, दासों की तरह रखा जाता, और एकदम से जब हम पिंजरे का पंछी जो है वो पिंजरे का दरवाजा खोलने के बाद जब उड़ान भरता है तो अथाह आसमान होता है उसके सामने, और वो लगातार उड़ान भरते हुए पूरे वर्ल्ड को देख लेना चाहता है। ठीक वही स्थिति इंडियंस के साथ थी, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे वो इतने विद्वान थे कि हम सभी भारतीयों की भावनाओं को वो समझ रहे थे, और वो ये इतना कुछ देना चाह रहे थे कि वो जो सारी गुलामी की चीजें थी वो पूरी की पूरी वो भूल जाए और एक स्वतंत्र जीवन जिए। इसी प्रकार की अवधारणा के चलते उन्होंने आर्टिकल 19 का निर्माण किया, और आर्टिकल 9 जो है वो इतने विस्तृत अधिकार देगी। मैं समझता हूं कि वर्ल्ड के किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार के इतने वाइड राइट्स जो है वो सिटीजन्स को नहीं दिए गए। तो सिटीजन शब्द आया, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 19 के जो फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं वो केवल जो है वो नागरिकों को प्राप्त है, और ये जो राइट दिए गए उन राइट्स को सभा का, सम्मेलन का जो है वो इतने सारे, हम एक एक पॉइंट वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे कि एक तरह से जो है वो पूरी आज़ादी इस प्रकार से भारतीय नागरिकों को दे दी कि वो स्वच्छंद आकाश में स्वतंत्र रूप से अपने पंखों का इस्तेमाल करते हुए उड़ान भर सके, और उस पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं रहे, चाहे किसी भी प्रकार से भाषा, जन्म स्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे। जहां मर्जी वो घूमे, जहां मर्जी वो बसे, व्यापार, पेशा, वाणिज्य जो भी वो करना चाहे, मतलब इतनी सारी फ्रीडम्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई। तो हमें थैंकफुल होना चाहिए हमारे संविधान वेताओं के प्रति कि आज हम जो है वो इतनी सारी फ्रीडम्स के साथ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में हमें आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्रोवाइड करवाई गई, उसके साथ हमारा जीवन बड़े ही गरिमापूर्ण तरीके से जी रहे हैं। तो गरिमापूर्ण एक शब्द आया, उसको भी मैं यही जो है वो थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। आर्टिकल 19 इटसेल्फ हमें ये कहती है कि मानव जीवन जीने का तात्पर्य पशुवत जीवन जीने से नहीं है, बल्कि लाइफ विद डिग्निटी, एक गरिमा के साथ जीवन जीने से है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली ये डिस्क्राइब कर दिया कि आप किसी को दबा करके, शोषित करके नहीं रख सकते, चाहे वो गांव में रहने वाला गरीब व्यक्ति हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, पूंजीपति हो, चाहे बच्चे हो, महिलाएं हो, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हो, सोशली डाउन ट्रोडन पर्सन्स हो, उनको किसी भी प्रकार से, इट मीन्स क्या है कि आर्टिकल 19 के जो फंडामेंटल राइट है वो इक्वली पूरे देश के नागरिकों को प्रोवाइड करवाए गए हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पूंजीपति है या गांव की झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है। इक्वली जो है वो आर्टिकल 19 के जिनको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से कि जो फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड करवाए गए, आर्टिकल 19(1)(a) में जो हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करवाया गया वो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसको कितना वाइडली जो है वो दिया गया है। तो बहुत सारे जो जब मैटर जो है वो ऑनरेबल
कोर्ट्स के सम्मुख आता है इंटरप्रिटेशन का, तो ये खुल करके चीजें जो हमारे सामने आती है। भारत के किसी भी नागरिक को भारत में भाषण की स्वतंत्रता दी गई है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। वो अपने विचारों को किसी भी प्रकार से लोगों के समक्ष मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से रख सकता है। ये फ्रीडम जो है वो उसको प्रोवाइड करवाई गई है। ये फ्रीडम वो किसी भी प्रकार से जो है वो शब्दों के माध्यम से, उत्कीर्ण के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति जो है वो कर सकता है। इसमें इसको बहुत अधिक वाइडली, क्योंकि समय की सीमा है, हम उसके अकॉर्डिंग ही इन सारी बातों को शॉर्ट में डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि आर्टिकल 19 इतना अधिक वाइड है कि मैं समझता हूँ सैकड़ों पीएचडी इस पे की जा चुकी होगी और सैकड़ों और कर ली जाए। इतना विस्तृत अधिकार जो है, और रोज नई चीजें इसमें निकल करके आ रही है। जैसे अब हम चर्चा करें कि राइट टू इंटरनेट जो है वो फंडामेंटल राइट में ले आया गया और वो वाक और अभिव्यक्ति से उसको जोड़ दिया गया। सोशल मीडिया का है, अभी आप लोग देख रहे हो ट्विटर पे क्या चल रहा है या फेसबुक पे क्या चल रहा है, भारत सरकार की और दोनों की क्यों तनातनी हो रही है। तो ये सारी चीजें फ्रीडम के अंतर्गत समाहित है। आप किसी के डाटा, पर्सनल डाटा जो वो ये माना जा रहा है कि हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो फेसबुक और इंस्टा पे, व्हाट्सएप से जुड़े हुए रहते हैं और वो इस प्रकार की चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं कि हम उनके मैसेजेस जो है वो कोई पढ़ तो नहीं रहा है। तो ये जो अभिव्यक्ति की चीज़ें हैं ये आर्टिकल 19 और 21 दोनों को कवर कर रही है। कल नेक्स्ट क्लास में जब हम आर्टिकल 21 देखेंगे तो उसमें भी हम इसको वाइडली जो वो चर्चा करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य जो आर्टिकल 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज ए में जो दिया गया है उसको बहुत अधिक विस्तृत दिया गया है और किसी भी प्रकार से जो है वो इसको अप्लाई किया जा सकता है। अभी मैं आपको बता रहा था जैसे राइट टू नो की बात इसमें कही गई है, जानने का अधिकार भी इसमें दिया गया है और ये इतना अधिक विस्तृत दिया गया है कि हमारी पार्लियामेंट ने 2005 में RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पारित किया और वो कितना अधिक विस्तृत है। आज बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हम जो जानते हैं कि एक हथियार के रूप में जो वो हमें प्राप्त हुआ है। पहले सरकारी कार्यालयों में जो है वो लोगों को घुसने नहीं दिया करते थे कि कुछ नहीं है ऐसा, और आज आपको घर बैठे रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से वो सारी सूचनाएं विदिन 30 डेज जो है वो प्राप्त हो रही है। तो राइट टू नो के बाद ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन भी इसमें आया और इसको बहुत अधिक विस्तृत तरीके से जो है वो लागू किया गया। इसमें दूसरी प्रकार की भी बहुत सारी चीजें, जैसे अभी हम बात कर रहे थे मोबाइल की, सोशल मीडिया की, फोन टैपिंग से संबंधित भी बहुत सारे मामले आए। गवर्नमेंट जो वो क्या आम आदमी के फोन टैप कर सकती है क्या? तो पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हमारे सामने आया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ये क्लियर कर दिया कि आप केवल जो आर्टिकल 19 में उसके भाग 2 में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात कही गई है, युक्तियुक्त निर्बंधनों की बात कही गई है, उन्हीं निर्बंधनों के आधार पर विद ड्यू परमिशन ही आप किसी व्यक्ति की फोन टैप कर सकते हो या उसके मैसेज पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप नहीं पढ़ सकते। तो आप लोग देखते होंगे कि एनक्रिप्शन आता है, व्हाट्सएप पे 2 लाइन आती है, ग्रीन हो जाती है, और वो पर्सन टू पर्सन जो है एनक्रिप्शन की बातें आती है, तो उससे आपको यह इंश्योर किया जाता है कि आपके मैसेज कोई नहीं पढ़ रहा है, केवल सिक्योरिटी रीजन से ही आपको मैसेज पढ़े जा सकते हैं। और अगर पढ़े भी जा रहे हैं तो उसमें बाद में रेड टिक भी आती है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो वो इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। तो ये दोनों चीजें हैं इसमें कि आपकी जो फ्रीडम है उस पर किसी प्रकार का बिना कारण ही रेस्ट्रिक्शन नहीं लगे, लेकिन आप राज्य की सुरक्षा, संप्रभुता, विदेशी मैत्री या पब्लिक इंटेग्रिटी, सदाचार और शिष्टाचार इत्यादि चीजों को लेकर के आप अगर उसको वायलेट कर रहे हो तो फिर आपको जांच किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में हम आगे चल करके देखेंगे। तो अदरवाइज जो है वो फोन टैपिंग इत्यादि सामान्यतः जो वो नहीं की जा सकती। तो इसमें आर्टिकल 19(1) का जो है, इसका जो सेकंड पोर्शन है वो हमें भाषण की स्वतंत्रता के बारे में कहता है और राइट टू एक्सप्रेशन भी शामिल है। राइट टू एक्सप्रेशन में जो हम मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स है, उनमें जो हमारे आर्टिकल्स छपते हैं या दूसरे लोगों के छपते हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया गया है। इसमें बहुत सारे केसेज जो है वो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के सम्मुख आए, चाहे वो साकल न्यूज़पेपर्स का केस हो, चाहे एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हो,
या स्टार्टिंग में जो 1984 में रोमेश थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, इनमें जो वो बार बार सुप्रीम कोर्ट कहती रही है कि जो भाषण की स्वतंत्रता है, राइट टू एक्सप्रेशन है, वो मीडिया में भी निहित है और आप इस प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन जो वो मीडिया पर नहीं लगा सकते। जिससे कि देखिए, ये यहाँ एक चीज मैं और उल्लेखित करना चाहूंगा आपके सामने कि दिस इज इंडिया, ये हमारा भारत है, इसलिए हमें इतनी सारी फ्रीडम्स प्रोवाइड करवाई गई है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और जैसे हमारे यहाँ इंडिया टुडे और इस तरह की मैगजीन्स आती है, वहाँ की एक जनरल लोकल मैगजीन में मुशर्रफ के खिलाफ कुछ आर्टिकल्स जो वो पब्लिश कर दिए गए थे। तो पता चला कि जब वो प्रेस से निकली उससे पहले ही सारी की सारी प्रतियां सीज कर दी गई, उस प्रेस को सीज कर दिया गया और उसको बाहर निकलने ही नहीं दिया गया। इट मीन्स कि वहाँ सेंसरशिप लागू है, जबकि भारत में हम सोच भी नहीं सकते कि भारत सरकार किसी अखबार को पब्लिकेशन से या किसी मैगजीन को पब्लिकेशन से रोक सकेगी। ये जो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यहाँ दूसरा एक और पॉइंट पे हम छोटा सा जो वो डिस्कशन करना चाहेंगे, वो है राइट टू स्ट्राइक। क्या आर्टिकल 19 के अंतर्गत हड़ताल करने का अधिकार फंडामेंटल राइट है क्या, मूलभूत अधिकार है क्या? नो, कतई फंडामेंटल राइट के रूप में इसको नहीं लिया जा सकता। ये आपके अभिव्यक्ति और आपका अधिकार है विरोध व्यक्त करने का। आज आप देख रहे हो कि बहुत सारे जो एजिटेशंस चलते हैं और धरना प्रदर्शन इत्यादि भी होते हैं, चाहे वो धार्मिक तौर पे हो या किसी वर्ग विशेष का हो, वो इस प्रकार के एजिटेशन इत्यादि जो है वो करते रहते हैं, वो उनका राइट है। बट एज ए फंडामेंटल राइट आप उसको ले नहीं सकते कि आपका फंडामेंटल राइट है। राजस्थान राज्य कर्मकार संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, तमिलनाडु कर्मकार संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसमें हड़ताल पर जो वो पूरी तरह से, पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा वकीलों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो वो इस प्रकार से रोज स्ट्राइक पर नहीं जा सकते, क्लाइंटेज जो है वो बहुत ज्यादा, इससे जस्टिस बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। डॉक्टर्स के लिए आप लोग देखते हो कि एस्मा इत्यादि लगा दिया जाता है और हड़ताल पर रोक लगा दी जाती है, तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है। बट यहाँ मैं एक उल्लेख जरूर करना चाहूंगा कि अभी ये लीगल राइट आपका बना हुआ है। हालांकि अभी लेबर कोड आ चुका है, फैक्ट्रीज एक्ट में और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में विशेष प्रकार के स्ट्राइक के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि आप 30 डेज के नोटिस के बाद एसेंशियल सर्विसेज के मामले में जो वो स्ट्राइक पर जा सकते हो। तो जो मुंबई महानगर पालिका वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, उसमें लीगल इसको ठहराया गया था, बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो राइट टू स्ट्राइक इज नॉट फंडामेंटल राइट। क्या इसमें छोटी सी चर्चा और हम करना चाहेंगे कि क्या इसको जो है वो आर्मर्ड फोर्सेस पे लागू किया जा सकता है क्या, लीगल राइट को भी? क्या आर्मी जो है वो स्ट्राइक पे जा सकती है क्या? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश और दूसरे चाइना वाले तो इंतजार ही कर रहे हैं कि आर्मी वाले स्ट्राइक पे जाए भारत में, और कब हम जो मौका देखें। नो, आर्मर्ड फोर्सेज जो है वो सारी की सारी आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट से संचालित होती है, और वहाँ इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। इसमें दूसरे लोग जो है वो भी स्ट्राइक पर नहीं जा सकते हैं। तो थोड़ा सा समय की सीमा को देखते हुए हम सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको रेस्ट्रिक्शंस बता दूं कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत आगे जो सारे पॉइंट्स हम देखने वाले हैं उनमें क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, क्या नहीं लगाए जा सकते। तो जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात कही गई है, जो युक्त निबंधनों की बात कही गई है, जो आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनमें कब जो है वो स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, उसमें फर्स्ट पॉइंट है राज्य की सुरक्षा। अगर कहीं भी हमारी सुरक्षा का प्रश्न अंतर्निहित होता है तो स्टेट उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। दूसरा, अगर कहीं विदेशों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है और उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए अगर आपको किसी विशेष प्रकार की फ्रीडम पर रोक लगानी होती है तो स्टेट कैन डू सो। जो लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आती है, पब्लिक आप बार बार देखते हो, यहाँ तक कि कोविड में भी जो 144 सीआरपीसी का इस्तेमाल करते हुए जो वो बार बार लोक व्यवस्था को, पब्लिक ऑर्डर को लेकर के कर्फ्यू इत्यादि लगाए जाते हैं, तो वो जो है वो लॉ हित में है और स्टेट कैन डू सो, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की श्रेणी में जो वो आएगा। इसी प्रकार से जो हम शिष्टाचार की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, उनके मध्य जो वो कहीं जो है वो नैतिकता की बात आती है या एक जो सैक्रामेंट्स की बात आती है, वो अगर कहीं प्रभावित हो रहे हैं तो स्टेट जो है वो इस प्रकार का डिसीजन ले सकती है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स की बात आती है कि आप, चूंकि न्यायपालिका हमारा डेमोक्रेसी का एक बहुत मजबूत पिलर माना जाता है, और अगर वहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इत्यादि जैसी कोई चीज़ें आती है
तो उस मामले में भी हम उसको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की श्रेणी में ले लेंगे। अगर कहीं किसी की डेफामेशन हो रही है, मान हानि हो रही है, तो वो भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की श्रेणी में आएगा। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि आप डेड बॉडी का भी डेफामेट नहीं कर सकते, मानहानि नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कहीं भी जब आपराधिक उद्दीपन इत्यादि की बात आएगी, आईपीसी में आप लोगों ने पढ़ा, अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो उसको भी एक रोक के रूप में माना जाता है। और लास्ट पॉइंट इसमें है भारत की संप्रभुता, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। अगर कहीं भी इस प्रकार की चीज हमारे सामने आती है तो उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उनका ये प्रश्न होगा कि क्या जो इंटरनेट को बैन कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, कभी कोई एग्जामिनेशन हो रही है या कहीं भी कोई इस प्रकार का डिस्प्यूट इत्यादि रेज हो जाता है, तो तुरंत जो वो स्टेट के द्वारा उसको रोक दिया जाता है, तो क्या इंटरनेट पे जो पाबंदी है वो क्या इस रेस्ट्रिक्शन में आता है क्या? तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि स्टेट कैन डू सो। जब पब्लिक ऑर्डर की बात आती है तो स्टेट ऐसा कर सकता है। हालांकि कोर्ट्स का ये है कि जब तक बहुत अधिक जरूरत नहीं हो तब तक आपको इंटरनेट बैन नहीं करनी चाहिए। तो पिछले कुछ दिनों में उसका असर भी आपने देखा होगा कि बहुत समय से राजस्थान में जो इंटरनेट बैन नहीं हुई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आर्टिकल 19(1)(b है ना, इसका क्लोज 3 जो है वो हमें सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता के बारे में बताता है, सभाओं के बारे में, मीटिंग्स के बारे में कि कब आप इस प्रकार की मीटिंग्स जो है वो कर सकते हो। आर्टिकल 19 में सिटीजन्स को ये राइट दिया गया है कि वो अपनी मर्जी से सभाएं कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। वो उसमें सारी की सारी चीजें समाहित है। वो किसी भी आधार पर इस प्रकार की, चाहे पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, इस प्रकार की सभाएं, जो रिस्ट्रिक्शंस की बात हमने आर्टिकल 19 के क्लोज 2 में की थी, उसके साथ ही इसमें भी ये और जो है वो क्लोज 3 में जोड़ दिया गया है कि आप सभा और सम्मेलन निर्बाध रूप से कर सकते हो, बट वो सभा आपकी शांतिपूर्ण होनी चाहिए या वो सभा बिना किसी हथियार के होनी चाहिए। तो आप जो वो इस प्रकार की सभाएं प्रशासन की ड्यू परमिशन के पश्चात कर सकते हो। आप रोज देखते हैं, अभी तो पिछले 2 साल से तो इस प्रकार के चांसेस नहीं मिले, हालांकि बीच में चुनावी माहौल में जरूर कुछ इस प्रकार की छोटी मोटी सभाएं हुई होगी। अदरवाइज तो उससे पहले हम देखते हैं कि कहीं जो वो रविशंकर जी की बहुत बड़ी सभा हो रही है, या कहीं जो है वो सोशल लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे बहुत सारी जो वो सभाएं और कॉन्फ्रेंसेज जो है वो बार बार आयोजित किए जा रहे हैं। आज तो कॉन्फ्रेंसेज की स्थिति ये हो गई है कि हम मोबाइल में सीमित रह गए और आप सबके सामने हम मोबाइल में ही कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं कोविड के चलते। तो एक जो फिजिकली कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार की बात है वो भी फ्रीडम जो वो आर्टिकल 19 के क्लोज 2 में की गई है। अगर स्टेट को इस प्रकार की कोई स्थिति लगती है तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इस पर लगा सकती है, जैसे किसी प्रकार की धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को भड़काओ या राजनीतिक भावनाओं को भड़काने की संभावना हो, तो गवर्नमेंट कैन रेस्ट्रिक्ट सच टाइप ऑफ मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेज अंडर आर्टिकल 19(1) के क्लोज 3 के अंतर्गत। तो और हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो पाएंगे कि आर्टिकल 19(1)(c जो है वो हमें राइट टू यूनियन, संघ की स्वतंत्रता की बात जो है वो करता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये एक फंडामेंटल राइट के रूप में प्रोवाइड है। हर व्यक्ति को संघ बनाने की शक्ति है, यूनियन बनाने की फ्रीडम प्राप्त है। किस तरह से? देखिए एक छोटी सी बात मैं बताऊं कि 1925 में मजूर महाजन संघ के नाम से महात्मा गांधी ने एक यूनियन बनाई थी, और वहां से चलते चलते आज आप देखेंगे एटेक है, इंटेक है ना, C2 है, BMS है, सो मेनी। और आपके स्टूडेंट्स में भी आप देखते हैं कि ABVP है, SFI है, NSUI है और दूसरी बहुत सारी जो वो स्टूडेंट्स यूनियन है। ऐसे हर वर्ग में, कर्मचारियों में या इस प्रकार की जो वो यूनियन आपको मिल जाएगी। तो इट्स योर फंडामेंटल राइट, क्या यूनियन बनाने का जो है वो आपका एक फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है। बट अगर जहां कहीं भी इस प्रकार की स्थिति आपके सामने आती है, वही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात इसमें भी है कि जैसा हमने पहले वाले पॉइंट में देखा था कि
इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगाया जा सकता है। अभी हम थोड़ी देर पहले डिफेंसेस की बात कर रहे थे, आर्मी की बात कर रहे थे कि क्या वहाँ वो लोग स्ट्राइक की जैसे बात कर रहे थे हम, तो क्या वो संघ भी बना सकते हैं क्या, यूनियन भी बना सकते हैं क्या? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ओके नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1976 में आया था। उसी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आर्मर्ड फोर्सेज जो देश के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है और इनको जो है वो इस प्रकार की अनुमति जो है वो नहीं दी जा सकती। ये सारी की सारी चीजें जो आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट के माध्यम से संचालित होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे आर्टिकल 19(1) का डी, जिसके अंतर्गत इसका जो क्लोज 5 है वो हमें जो है वो निर्बाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि आप जो है वो अबाध रूप से पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं। ट्रकों के भी पीछे लिखा हुआ आप लोगों ने देखा होगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कश्मीर से चल के और सीधे कन्याकुमारी तक जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। अभी तो भारत सरकार इस प्रकार का एक कॉरिडोर भी बना रही है, हाईवेज बना रही है, जिससे पूरे भारत को नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट जो वो जोड़ दिया गया। इस पे काम शुरू हो चुका है। तो आप देखेंगे कि और विशेष करके हमारे मारवाड़ी बंधुओं ने तो इसका जबरदस्त फायदा उठाया है। आप गुवाहाटी में जाओगे तो वहाँ आपको फैंसी मार्केट मिलेगा, आप कलकत्ता में जाओगे तो बड़ा बाजार मिलेगा, बॉम्बे में जाओ, आप चेन्नई में जाओ, सारे हमारे मारवाड़ी बंधु वहाँ व्यापार करते हुए मिलेंगे। ये सारी व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी इसमें शामिल हम देखेंगे। तो ये जो इस प्रकार की फ्रीडम्स दी गई है, इसके तहत ही हम भारत में, और देखिए हमारे यहाँ एक और प्लस पॉइंट ये भी है कि सिंगल सिटीजनशिप है, एनआरआईज को छोड़ के वो एक्सेप्शन के रूप में है। तो सिंगल सिटीजनशिप के चलते आप पूरे देश में कहीं भी जा सकते हो, बस सकते हो, व्यापार, पेशा, वृत्ति, घूमना फिरना, निवास करना, बस जाना, ये सारी फ्रीडम्स आपको आर्टिकल 19 के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने नागरिक होने के नाते उपलब्ध करवाई है। तो ये जो है कि आपकी मर्जी, वहां घूमो, आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। आप चेन्नई जाइए, आप बंबई जाइए, आप कलकत्ता जाइए, वहाँ घूमिए, टूरिज्म करिए, बस जाइए, निवास कीजिए, व्यापार कीजिए। आज एक कंपनी सेक्रेटरी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक एडवोकेट भारत में कहीं भी जाकर के वकालत कर सकता है। अगर आप यूएसए में जाओगे तो आप एक स्टेट से दूसरे देश में जाओगे तो यू हैव टू गॉट परमिशन फ्रॉम अदर स्टेट ऑल्सो, जबकि भारतवर्ष में ऐसा कुछ नहीं है। आप तो ट्रेन की टिकट लीजिए, एयर टिकट लीजिए, या अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ मर्जी आप घूमिए। तो इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। ये भारत है, भारत में इसी प्रकार की सुविधा जो है वो दी गई है। बट इसमें भी कुछ हम रेस्ट्रिक्शंस की बात और करेंगे, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शंस है वो कहीं ना कहीं हर प्रकार से हमें मिल भी जाते हैं और वो जरूरी भी होता है। अगर बच्चा बार बार 5 स्टार खा रहा है, टॉफियां खा रहा है, तो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और हम उसको डांटेंगे भी, रोकेंगे भी। तो फ्रीडम्स इतनी होनी चाहिए जितनी की रीजनेबल हो, और अगर उससे ज्यादा लिमिट को आप क्रॉस करोगे तो रेस्ट्रिक्शंस की बात जो है वो आ जाएगी। तो इसमें जो रेस्ट्रिक्शन की बात कही गई है वो कई प्रकार से जो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, जब हम स्वतंत्र और आबाद संचरण की बात करते हैं तो कुछ विशेष प्रकार के वर्ग के लिए, कुछ विशेष प्रकार के क्षेत्रों के लिए वहाँ संचरण पर रोक लगाई जा सकती है। जैसे कुछ आदिवासी एरिया है, वहाँ के लोग जो है वो खतरे में, और वो आम आदमी को जाना वहाँ पसंद नहीं करते हैं, तो वहाँ लोगों के जाने पर जो वो रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार की जो जनजातियाँ हैं, आदिवासी लोग हैं, उन एरियाज में जाने पर जो वो रोक लगाई जा सकती है, उनके स्वास्थ्य के लिए अगर विपरीत है। और तो आप तो उदाहरण देख लो कि कोविड के चलते संचरण की सारी स्वतंत्रता ही रोक ली गई थी, तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन था एक, जो हमारे दूसरे एक्ट्स जो है वो बने, उन एक्ट के अंतर्गत जो वो हमने सारे इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस लगाए, तो दीज आर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो जब आवश्यकता होती है तो इस प्रकार के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को हम लागू कर सकते हैं। मध्य प्रदेश वर्सेस भरत सिंह के मामले में 1967 में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये कह दिया था कि अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि इस प्रकार के आबाद संचरण पर रोक लगानी चाहिए तो लगा दी जाती है। इसी प्रकार से स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस कौशल्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जो आबाद का मतलब ये नहीं है कि एथिकली और सोशली वो किसी प्रकार का पॉल्यूशन फैलाओ। तो इस तरह से जो है वो हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि अदर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो भी इतने प्रकार के
लगाए, बार बार इनको जो वो कोर्ट्स में चैलेंज किया गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम ये देखेंगे कि जैसे संचरण की बात हमने की, वो ये उसी प्रकार से निवास और बस जाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(e) में और 19(5) में हमें दी गई है। तो इसको मैं जो है वो पहले ही क्लियर कर चुका हूं। समय की स्थिति को देखते हुए मैं थोड़ा सा इसको स्पीडली। सर आप प्लीज कैमरा ऑन कीजिए सर। हाँ थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, नेटवर्क के इश्यू से हो गया। तो 19(e) जो है वो हमें निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता की बात जो है वो करता है। सॉरी मैडम, लाइट यहाँ चली गई है। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, कंटिन्यू सर, कोई दिक्कत नहीं। तो जो निवास और बस जाने की स्वतंत्रता की बात है, वो मैंने आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण बता दिया कि हमारे जो मारवाड़ी बंधु है उनको उन्होंने इसका जम करके फायदा उठाया। और कोई भी आज आप देखेंगे कि बीकानेर में भी आपको एक उड़ीसा वाला ट्रक ड्राइवर मिल रहा है जो आराम से घूम फिर रहा है। तो या आप दूसरी कॉलोनी में जाके देखोगे तो बहुत सारे हमारे बंगाली भाई, बिहारी भाई, उत्तर प्रदेश के जो है वो खूब सारे घर जो है वो आउटर कॉलोनीज में बना रखा है। तो ये इसी का परिणाम है, एक फंडामेंटल राइट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करवाता है कि आप भारत देश में कभी भी कहीं भी जाकर के बस जाइए, निवास कर लीजिए, वहां आप अपना व्यापार, पेशा, व्यवसाय इत्यादि कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो बात कही गई है निवास और बस जाने के बाद, वो शुरू से ही मैं आपको कर रहा हूं, वृत्ति, उपजीविका, आजीविका इत्यादि का आपको अधिकार है। तो इससे बड़ा तो कोई उदाहरण हो नहीं सकता कि बीइंग ए एडवोकेट, हम बीकानेर में पढ़ रहे हैं, हम चूरू में पढ़ रहे हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एनरोलमेंट करा करके फिर आप जो वो कलकत्ता में जाकर के वकालत कर रहे हो, या दिल्ली में वकालत कर रहे हो, या गुवाहाटी में वकालत कर रहे हो। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जब भी जरूरत पड़ती है तो हम फट से गुवाहाटी है तो गुवाहाटी कॉल कर लेते हैं। तो इसका सॉरी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो सॉरी, एक एडवोकेट हो, चाहे कंपनी सेक्रेटरी हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे डॉक्टर हो या अदर कोई प्रोफेशन हो, कहीं भी जाकर के अपना पेशा वो स्टार्ट कर सकता है। तो सॉरी, इसमें व्यापार, वाणिज्य, वृत्ति, पेशा ये सारे शामिल है, लेकिन इसमें सॉरी जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि क्वालिफिकेशन को जो है वो इसमें रेज किया जा सकता है। तो ये सॉरी सॉरी मैडम, एक मिनट। Am I audible? यस सर, यस सर। तो ये जो है वो फ्रीडम्स हमें प्रोवाइड करवाई गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो इसमें आप देखेंगे कि आर्टिकल 19 में इतनी सारी फ्रीडम्स जो है वो हमें प्रोवाइड करवाई गई है। और ये मैं पुनः आपको रिवाइज कर दूं कि ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो यहाँ के नागरिकों को इतने वाइड फंडामेंटल राइट्स विशेष करके आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्रोवाइड करवाया गया। इसलिए ये कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स में से जो सबसे बेस्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल 19 है, क्योंकि बहुत अधिक विस्तृत रूप से इस तरह के फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्कशन मैंने करने का आपके साथ प्रयास किया कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो वो कौन कौन से हमें राइट्स प्रोवाइड करवाए गए और क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो इसमें मैं समझता हूं कि समय हो रहा है। कल जब हम आर्टिकल 21 में पढ़ेंगे तो और कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा अटैच करते हुए दोनों को आर्टिकल 21 के साथ लेते हुए और फिर इसमें हम जो है वो वाइडली डिस्कशन कर सकें। तो टू बी कंटिन्यूड। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, एनी क्वेश्चन? सर नमस्कार सर, क्वेश्चंस आ रहे हैं यूट्यूब पे, वो हमें रिटर्न करने हैं सर। वो हम अलग प्रॉब्लम
का क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्विंग का डे रखा है सर, संडे को, नेक्स्ट संडे। तो इसमें अभी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव में यूट्यूब पे जुड़े हैं, वो अपने क्वेश्चन आ रहे हैं सर, वो हम पुट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं सर। ठीक है, ठीक है जी सर। आज आपने बहुत ही अच्छा सर आर्टिकल 19 क्या है, उसमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। समय पे जुड़ नहीं पाया था मैडम मैं। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, वो नेट का इशू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। पर आपने जो समझाया, अपना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए धन्यवाद सर। आपने हमें और स्टूडेंट्स को ये बताया कि आर्टिकल 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं और उन पे कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं जो रीजनेबल हो। और साथ में ही आपने सर हमें ये बताया कि आर्टिकल 19 में जानने का अधिकार भी शामिल है। इतना अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए सर थैंक यू। मैं मीनाक्षी मैडम को इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो सर का धन्यवाद करें। मैडम। Thank you so much, ma'am, for inviting me. On behalf of all the students, I express my sincere thanks to you, our respected SK Saini sir. सर आपका लेक्चर बहुत लाभान्वित करेगा विद्यार्थियों को, बहुत अच्छा रहा। काफी सारे हमारे पास कमेंट्स भी आए हैं, लाइक्स भी आए हैं और क्वेश्चंस हमने नोट कर लिए हैं, जैसा हमारी कोऑर्डिनेटर मैम ने अभी बताया। अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। कल मिलते हैं सर। थैंक यू सो मच सर।